खुशामदीद दोस्तों, आपको तो पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो ऑटिज्म के बारे में है, जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है बच्चों में। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो ग्लोबली हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। अमेरिका और इंडिया में हर 36 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 150 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। लेकिन मेरे ख्याल में ये तादाद बहुत कम है और इस पे ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए। अब इतने ज्यादा इंक्रीजिंग नंबर्स हो रही है ऑटिस्टिक बच्चों की, बल्कि हमारे क्लिनिक में भी बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे आते हैं जिनको ऑटिज्म की बीमारी होती है। और सबसे ज्यादा ये कि हमसे बहुत ज्यादा ऐसी मदर्स ने कॉन्टेक्ट किया कि जिन्होंने हमें कहा कि ऑटिज्म के बारे में कोई वीडियो बनाई। लेकिन ऑटिज्म को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। स्टीवन विल्शायर, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत 18 फुट का न्यूयॉर्क का एक स्केच बनाया और ये स्केच उन्होंने अपनी सिर्फ याददाश्त से बनाया। वो भी ऐसी याददाश्त जो कि इन्होंने हेलीकॉप्टर राइड से न्यूयॉर्क को देखा सिर्फ 20 मिनट में। है ना हैरानगी की बात। और इनको भी ऑटिज्म है। आपने हॉलीवुड की मशहूर मूवी फॉरेस्ट गंप तो देखी होगी, जिसने बहुत ज्यादा एकेडमी अवार्ड्स भी जीते। इसमें टॉम हैंक्स ने एक ऐसे शख्स का रोल प्ले किया जिसको एक खास किस्म की ऑटिज्म होती है। लेकिन वो तो आर्मी में भी सर्व करता है, उसने अपनी लाइफ की चैलेंजेस का मुकाबला भी किया, उससे बाहर निकला, बल्कि शादी भी की। कुछ इसी किस्म का रोल शाहरुख खान ने फिल्म माय नेम इज खान में अदा किया, जहां वो ऑटिस्टिक होते हैं और वो अपनी लाइफ की सारी चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग पे ऐसे सवाल जन्म ले रहे होंगे कि ऐसे ऑटिस्टिक चाइल्ड भी होते हैं जो कि दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल भी नहीं सकते, बल्कि वो तो सही तरीके पे कम्युनिकेट भी नहीं करते और ये तो डिपेंडेंट रहते हैं। क्या फर्क है इन दोनों टाइप्स में, इनका क्या इलाज होता है और क्या डिफरेंट टाइप्स है ऑटिज्म की, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर अली मुफ्ती, मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, एक माहिर नफ्सियात हूं। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल। दोस्तों, ऑटिज्म एक ऐसी न्यूरो डेवलपमेंटल बीमारी है, इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग जानना चाहते हैं। काफी ऐसे लोग हैं जिनको पता भी है, लेकिन वो बाद में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं अच्छा परफॉर्म करते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि ऑटिज्म की क्या डिफरेंट टाइप्स होती हैं, क्या ऐसे इलाज हैं और क्या ऐसी मालूमात है जिससे आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी, आपको बहुत फायदा होगा। आगे जाने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, रिसर्च करती है इस वीडियो को लेकर, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइएगा। हमारी टीम का दिल बड़ा होता है और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस पर भी जरूर आप राब्ता कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल हो। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ऑटिज्म जो है ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं बच्चे को। ये चैलेंजेस सोशल कम्युनिकेशन में भी आ सकती हैं, उसके रवैयों में भी आती हैं। ये हर बच्चे में चैलेंजेस वेरी करती हैं, किसी में कम हो सकती हैं, किसी में ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन अगर देखा जाए इसकी कुछ खास कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन चैलेंजेस होती है, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनको मुश्किलात होती है कि वो कम्युनिकेट करें। अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो ये दो किस्म की कम्युनिकेशन हो सकती है। एक वर्बल होती है, यानी कि स्पीच करके, बात करके एक बंदा किसी और को अपनी बात समझाए। लेकिन एक कम्युनिकेशन होती है नॉन वर्बल, यानी कि आप बगैर बताए किसी को अपनी बात समझाएं। अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो उसमें आई कांटेक्ट भी वो नहीं बना सकते अगले बंदे के साथ। सबसे बढ़कर ये कि वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को लेके अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते। और कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के साथ करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं हाथों का इस्तेमाल करता हूं अपनी बात को कम्युनिकेट करने में, वो बच्चे ऐसे नहीं कर सकते। तो दूसरा कोर फीचर जो है वो रिलेशनशिप है। ऑटिस्टिक बच्चे जो है उनके लिए अपने पीर ग्रुप्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने स्कूल मेंबर्स के साथ या किसी और के साथ, कजन्स के साथ फ्रेंडशिप्स बनाना, उनमें घुल मिल जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उनको अपने कजन्स की, अपने बहन भाइयों की, शायद जो अगर वो स्कूल में भी जाएं तो उनकी दोस्तों की कम्युनिकेशन है, जो सोशल नॉर्म्स है, उसको समझना एक बहुत मुश्किल होता है। वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इस वजह से उनमें एम्पैथी भी नहीं होती। तीसरे नंबर पे जो कोर फीचर आता है वो है रिपीटेटिव बिहेवियर्स। जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। वो घर के कोने में बैठे रहेंगे और एक रिपीटेटिव मूवमेंट करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल वो हैंड फ्लैपिंग करते रहेंगे, एक जगह पे बैठ के रॉकिंग करते रहेंगे या स्पिन करते रहेंगे, या हो सकता है कि अपने कान के साथ लगे रहेंगे, अपने नाक के साथ लगे रहेंगे, या ये भी हो सकता है कि उनके खास किस्म का टॉय हो, खास किस्म का एक स्टफ टॉय हो या कोई तकिया हो, उसके साथ उनकी बहुत अटैचमेंट रहेगी। अगर आप उनका ये हैंड फ्लैपिंग बिहेवियर इसको तोड़ने की कोशिश करें और अगर आप उनको कहें कि आओ ये टॉय छोड़ दो, इस जगह से उठ के आओ रूम में चलो, तो इसको वो बहुत बुरे तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। उनके अंदर एग्रेशन और एजिलिटी आएगी। ये भी देखा गया कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होती हैं उनकी अपनी एक रूटीन होती है और उस पर वो बहुत रिजिड होते हैं। जब उनके पेरेंट्स उनमें थोड़ी सी भी चेंज लाना चाहें, उनके भाई बहन या उनके अंकल, तो इसको बहुत बुरे तरीके से रेजिस्ट करते हैं। ये भी देखा गया कि वो मुख्तलिफ किस्म की स्टिमुलेशन को, जो कि सेंसरी स्टिमुलेशन होती हैं, उसको डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये जो उनकी अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज हैं सेंसरी स्टिमुलाई को लेके, जैसे कि लाइट हो गई, साउंड हो गई, टेस्ट हो गया, ये बहुत अजीब से हो सकते हैं। आप
प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, और इसको लेके पेरेंट्स काफी मुश्किलात का शिकार होते हैं, टीचर्स काफी मुश्किलात का शिकार होते हैं। और कभी कभी ये भी देखा गया कि अगर वो सेंसरी ओवरलोड का शिकार हो जाए तो वो चीखें मारते हैं और वो जो है वो शाउटिंग भी कर सकते हैं, बल्कि वो जो है एंग्जाइटी का भी शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं ये जिंदगी के पहले 2 या 3 साल में आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप पेरेंट हैं या आप टीचर हैं और आपको बच्चे में ये सारी अलामात दिखें तो जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी इंटरवेंशन होगी इतनी बेहतर आउटकम्स होंगे और इतने ज्यादा चांसेस हैं कि आगे लाइफ में बच्चा बेहतर हो। लेकिन यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है कि इंडिविजुअल वेरिएशन मौजूद है और ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ ऑटिज्म पे। आइए देखते हैं कि क्या टाइप्स है ऑटिज्म की। ऑटिज्म जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी उसमें होते हैं, यानी कि कुछ बच्चे जो हैं उनको ऑटिज्म में बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं चाहिए होगा, वो इंडिपेंडेंट लिविंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होगा और वो डिपेंडेंट लिविंग करेंगे, सारी उम्र उनको किसी की सपोर्ट चाहिए होगी। ये जो लेवल ऑफ सपोर्ट है ऑटिज्म में, इनको डिफरेंट लेवल में कैटेगराइज किया जाता है। तो पहले नंबर पे आते हैं हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म, जिनको HFA भी कहते हैं। ऐसे बच्चों में ऑटिज्म के बड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, यानी कि अगर आप इनको क्लासिक ऑटिज्म के जो अलामात है उनके साथ कंपेयर करें, इनकी इंटेलिजेंस तो नियर नॉर्मल होगी और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो थोड़ी बहुत खराब होंगी। और अगर कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हैं तो इनकी रिलेशनशिप में भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अगर हम इनकी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात करें तो वो फिर भी बेहतर होंगे, नियर नॉर्मल होंगे, वो बात कर सकेंगे, लेकिन फिर भी इनके इमोशनल जो है उसमें वो स्ट्रगल कर सकते हैं। ऐसे किस्म के बच्चे जो है जिनमें हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म हो, इनको हार्ड टाइम मिल सकता है कि वो अगले की ट्रिकी कम्युनिकेशन को गैस करें, यानी कि कोई बंदा इन पे ताना मार रहा है, कोई बंदा के साथ मजाक कर रहा है, वो ये नहीं पिक कर सकते। तो यानी कि कोई इनके साथ मजाक में कहे कि वाओ इट्स रनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो ये वाकई तौर पे ये समझेंगे कि बाहर कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो रही है और इनकी अपनी स्पेसिफिक रूटीन होती है जिसको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, इनको लेवल 1 की सपोर्ट चाहिए होती है और ये काम भी कर सकते हैं और ये सोसाइटी में भी बेहतर तरीके से रह सकते हैं। दूसरी टाइप जो आती है उसको हम कहते हैं लो फंक्शनिंग ऑटिज्म। इनके अंदर ये देखा गया कि इनकी सिवियर लैंग्वेज डिलेज होती है, यानी कि इनको बोलने में भी बहुत मुश्किलात होती है और बोलने के अलावा ये अगले बंदे की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी नहीं रीड कर पाते, बल्कि अपने भी नॉन वर्बल जेस्चर्स नहीं दे पाते। इनकी जो इंटेलिजेंस है, इनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो काफी जो है खराब होती है और इनको लेवल 3 की इंटेंसिव सपोर्ट की जरूरत होती है, जिसमें शामिल है कि इनको कोई डेली लिविंग में हेल्प करे और अगर कोई बेसिक टास्क है जैसे खाना खाना, ड्रेसिंग करना, शायद वॉशरूम यूज करना, उसमें भी शायद इनको हेल्प की जरूरत पड़े। तीसरे नंबर पे आती है एस्पर्जर सिंड्रोम। जरा फिल्म सोचिए माय नेम इज खान, जिसमें एक कैरेक्टर था खान जिसको शाहरुख खान ने निभाया था, वो एक ऐसे कैरेक्टर थे जिसको एस्पर्जर सिंड्रोम था। इसी तरह हॉलीवुड में एक मूवी आई थी 2009 में एडम, ह्यूज डेंसी ने एडम का रोल प्ले किया था, उसको भी एस्पर्जर सिंड्रोम होता है, लेकिन साथ में उसको एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है और फिर उनकी रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं। खान और एडम दोनों जो है एस्पर्जर सिंड्रोम में आगे जाते हैं और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो यानी कि एस्पर्जर सिंड्रोम में इंटेलिजेंस बेहतर होती है, नियर नॉर्मल होती है और वो अपनी बात अगले को कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनकी लैंग्वेज बेहतर होती है, लेकिन शायद उनको अगले के इमोशनल क्यूज समझने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि अगर वो अपने जज्बात का इजहार करें तो उनको नॉन वर्बली अपने जज्बात का इजहार करने में मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है वर्चुअल ऑटिज्म। ये नाम आजकल बहुत ट्रेंडिंग है और अभी अभी इस नाम की दरियाफ्त हुई है। 2018 में रोमानियन साइकोलॉजिस्ट मारियस ज़ेम्फी ने इसका नाम रखा था और जर्नल ऑफ एजुकेशन हेल्थ में वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में बार बार बात की गई है कि वर्चुअल ऑटिज्म जो है उन बच्चों में पाई जाती है कि जो कि बार बार स्क्रीन को देखें, डिजिटल गैजेट्स को देखें और उसके नतीजे में उनकी सोशल इंटरेक्शन खत्म हो जाए, उनकी स्पीच डिले हो जाए और वो अपने बड़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आई कॉन्टेक्ट को खत्म कर दें और वो भी एक रिपीटेटिव बिहेवियर में आ जाए। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप अपने बच्चों को डिजिटल कोई गैजेट दे तो इंपैक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम के बारे में जरूर सोचिए कि इतना एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो है बच्चे को अकेला करता है और सबसे बढ़ के ये कि वो इंपॉर्टेंट फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है, जो हमें चाहिए होता है, बच्चे को चाहिए होता है, फिजिकल प्ले चाहिए होता है, वो उनसे खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है कि हम ऑटिज्म की कॉजेज को देखें। ऑटिज्म की बहुत मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले है जेनेटिक फैक्टर। अगर ऑटिज्म को देखा जाए तो ये फैमिलीज में रन करता है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च हुई थी 2019 में एक बहुत मशहूर इदारे में, फ्रंटियर्स इन सेलुलर न्यूरोसाइंसेस, वहां पे ये देखा गया था कि जेनेटिकली ऑटिज्म बहुत ज्यादा रोल अदा करती है। उन्होंने ये देखा कि कुछ स्पेसिफिक जीन्स हैं, अगर उनमें म्यूटेशंस कॉज हो जाए तो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट खराब हो सकती है और वो ऑटिज्म की तरफ जा सकते हैं। ये जीन्स जो है कहलाती हैं मेट जीन्स। अगर ये स्पेसिफिक जीन्स, इनमें कोई चेंजेस आ जाएं प्रेगनेंसी के दौरान या शुरू के चंद महीनों के दौरान, तो ऐसे बच्चे ऑटिस्टिक हो सकते हैं। ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि मेंटल हेल्थ जो है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान उनको गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाए, अगर वो ओबेसिटी का शिकार हो, कुछ सर्टेन किस्म के इन्फेक्शंस है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है,
उनमें अगर प्रेगनेंसी में ऐसे एक्सपोजर हो जाए तो बहुत लेस लाइकलीहुड है कि वो ऑटिज्म का शिकार हो सकती हैं। कुछ खास किस्म के केमिकल्स हैं, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरतों को उसकी एक्सपोजर हो जाए, इसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, तो उनके पैदा होने वाले बच्चों में ऑटिज्म का चांसेस बढ़ जाता है। ये भी देखा गया है कि ऐसे पेरेंट्स, इसमें मेल भी शामिल है, फीमेल भी शामिल है, अगर उनकी उम्र 38 साल या उससे ज्यादा हो तो आने वाले बच्चे में भी ऑटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा जो प्रेगनेंसी के बाद जो बर्थ कॉम्प्लिकेशन होती हैं, यानी कि अगर बच्चा पैदा हो तो उसका अगर वजन बहुत कम हो, या प्री मेच्योर डिलीवरी हो, या अगर बच्चा पैदा हो उसको हाइपोक्सिया हो, यानी कि उसकी ऑक्सीजन की कमी हो और उसको बर वक्त ऑक्सीजन न मिले, या उसकी डिलेड क्राइंग हो, तो उसकी भी ब्रेन को इंजरी मिल सकती है, वो भी आगे जाके ऑटिज्म का शिकार हो सकता है। इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, यानी कि अगर आपकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे तरीके से ना हो तो आप में ऑटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें ब्रेन डेवलपमेंट में ब्रेन के स्ट्रक्चर की भी बात आती है और ब्रेन के फंक्शन की भी बात आती है। दोस्तों, जब ब्रेन कनेक्टिविटी की बात आई, ब्रेन स्ट्रक्चर की बात आई, तो ये भी पता होना चाहिए कि एक ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है उसके ब्रेन में क्या ऐसी चेंजेस होती हैं। एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के ब्रेन में वैरायटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जो कि उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसके अलावा इंपॉर्टेंटली उसके फंक्शन को मुतासर करती हैं। सबसे पहले जो ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, कुछ जगहों पे उसकी थिकनेस ज्यादा होती है और कुछ जगहों पे उसकी थिकनेस कम होती है। इसको लेके उसकी जो ब्रेन की फंक्शन है वो खराब होती है, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल ही मुतासर होती है। दूसरे नंबर पे एमिगडाला आता है। एमिगडाला हमारा ब्रेन में एक ऐसा सेंटर है जो हमारी इमोशनल प्रोसेसिंग करता है। हम जो इमोशंस का इजहार करते हैं, एमिगडाला उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑटिस्टिक बच्चों में एमिगडाला बहुत इनलार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एमिगडाला सही तरीके पे काम नहीं कर रहा होता और इसको लेके इन बच्चों में बहुत मुश्किलात होती हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, दोनों हिस्सों की कनेक्टिविटी में कॉर्पस कैलोज़म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कॉर्पस कैलोज़म एक ऑटिस्टिक बच्चे के जहन में बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है और इस वजह से जो फंक्शनैलिटी है, जो कनेक्टिविटी है, जो इंफॉर्मेशन एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर जाना है, वो रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा एक और हिस्सा है जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं, जो कि हमारे दिमाग के पीछे होता है। जर्नल ऑफ एनाटॉमी में ये देखा गया था कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनकी सेरेबेलम साइज भी छोटा होता है, जिसकी वजह से उनमें कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा उनमें चलने फिरने के भी इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि सेरेबेलम जो है वो भी कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी देखा गया कि जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन, उनमें इम्बैलेंसेस आती हैं और बच्चों में ग्लूटामेट जैसी और गाबा जैसी जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, कभी कभी इनमें एकदम एक्साइटेशन आ जाती है और कभी कभी एकदम चुप होकर बैठ जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं ऑटिज्म के। यहाँ पे अगर आप एक फंक्शनल एमआरआई देखें तो एक नॉर्मल बच्चा जो है, अगर उसको आप इंफॉर्मेशन दे तो उसको बड़े स्ट्रक्चर तरीके से प्रोसेस करता है, लेकिन वही इंफॉर्मेशन अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे को दें तो वो उसके पूरे जहन में फैल जाती है, वो पूरे ब्रेन में उसके नॉइज क्रिएट करती है, क्योंकि उसके ब्रेन में एबनॉर्मल न्यूरल कनेक्शंस होते हैं। अब हमने उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को समझ लिया, हमें पता चल गया कि उसकी क्या मुश्किलात है। देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होती है ऑटिज्म के बच्चों की। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जितनी जल्दी ऑटिज्म की तशखीस होगी, डायग्नोसिस होगी, जितनी जल्दी उसमें इंटरवेंशन होगी, उतनी ज्यादा चांसेस है कि वो बच्चा बेहतर होगा। ये बहुत ज्यादा रिसर्च स्टडीज ने साबित किया है कि जैसे ही आप थेरेपी छोटी उम्र में शुरू करें तो उसके आउटकम्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे ये भी देखा गया कि वेस्ट में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे कि अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल, जो कि बच्चे को प्ले बेस्ड एक्टिविटीज पे फोकस कराती हैं, जिसकी वजह से उनके सोशल और लैंग्वेज स्किल्स जो हैं वो बेहतर होते हैं। लेकिन एक बहुत मशहूर बिहेवियर टेक्निक है जिसको अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस या ABA टेक्निक कहते हैं। इस थेरेपी में बच्चे को रीइंफोर्समेंट टेक्निक अप्लाई करवा जाता है, जो कि खास किस्म की बिहेवियर टेक्निक है, जिसकी वजह से बच्चे में पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स कराया जाता है, इंकरेज किया जाता है और उसके रवैये में बेहतरी लाई जाती है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि बच्चे के कुछ खास एरियाज पे फोकस किया जाता है, जिनको हम पिवटल एरियाज कहते हैं, और इसको पिवटल रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट करते हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है किस जगह पे मोटिवेट होता है और उसकी उस मोटिवेशन को लेकर हम उससे रिस्पॉन्स करवाते हैं, उसकी बिहेवियर में इंटीग्रेट कराते हैं, जिससे हमारे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स आती हैं और इससे ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। सबसे बढ़ के ये हमने ये देखा है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनकी स्पीच और लैंग्वेज बहुत ज्यादा मुतासर होती है, उसमें लेकर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। स्पीच थेरेपी को लेकर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बेहतर होती हैं, लेकिन वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं और सबसे बढ़ के ये कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर कर पाते हैं, ना सिर्फ अपनी बल्कि वो अगले की भी नॉन वर्बल क्यूज को पिक करके उसको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। इससे उनकी सोसाइटी में रहने में मदद हो सकती है, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो सकते हैं, उनकी सोशल स्किल्स बेहतर हो सकती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उनकी सेंसरी प्रोसेसिंग करते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल्स को रिफाइन करते हैं। इसके अलावा उनको जो जिंदगी में डेली एक्टिविटीज में मुश्किलात होती हैं, उनकी उन एक्टिविटीज को मॉडिफाई करते हैं, टेलर करते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस लेवल को सपोर्ट करते हैं, इंप्रूव करते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा लोग ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को दवाइयां दें। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज की डेट तक अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं आई जो कि खास तौर पर ऑटिज्म को क्योर करे, लेकिन
कुछ ऐसी दवाइयां हैं कि जो बच्चों की शाउट को लेके, उनकी एंग्जाइटी को लेके, उनकी हाइपर एक्टिविटी को लेके और उनके अंदर अगर ADHD या एपिलेप्सी जैसी बीमारियां हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से उनके प्राइम ऑटिस्टिक कोर फीचर्स हैं वो बेहतर होती हैं। लेकिन ज्यादातर हमने ये भी देखा है कि हम स्कूलों में जाके एजुकेशनल सपोर्ट प्रोग्राम्स करते हैं और वहां पे जाके टीचर्स को हम अवेयर करते हैं ताकि वो अर्ली डिटेक्शन कर पाए। और उसके अलावा हमारे फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम होते हैं जिस पे हम पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को स्ट्रेटेजीज बताते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को संभालना होता है। ये जो जितनी भी स्ट्रेटेजीज हमने बताई हैं हम पेरेंट्स के साथ मिलकर उन स्ट्रेटेजीज से लेस करवाते हैं ताकि वो अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट में मेन किरदार अदा करें। कुछ रिसर्च ने ये भी साबित किया कि डाइट जो है वो ऑटिस्टिक बच्चों को बहुत हेल्प करती है। इसमें ये भी देखा गया कि ग्लूटेन फ्री डाइट और केजन फ्री डाइट जो है ऑटिस्टिक बच्चों के दिमाग में पॉजिटिव चेंजेस लाती है। तो इसकी भी जो है अवेयरनेस में हमें बहुत काम करना चाहिए। तो दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो? उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड हुआ होगा, आपको ऑटिज्म के बारे में बहुत नई मालूमात मिली होंगी। दोस्तों अगर आप भी ऑटिज्म को लेकर डिप्रेशन और स्ट्रेस में हैं तो हमारी ये वाली वीडियो देखना आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस को लेकर आपकी पर्सनैलिटी में रेजिलियंस लाऊं, आपकी साइकोलॉजी को बेहतर बनाऊं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए सफर में। खुदा हाफिज।